प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम सब टॉप क्वेश्चंस के अंतर्गत जून 23 जो पूछा गया प्रश्न है उन प्रश्नों को साझा करेंगे। पेपर 1 के अंतर्गत जनरल पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड जो अगस्त 24 में यूजीसी रीनेट कंडक्ट करा रही है, यह आपको रिवीजन फटाफट के अंतर्गत महामैराथन का पार्ट 3 होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 हमारा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक विषय वस्तु से संबंधित नहीं है? ए तत्परता और इच्छा शक्ति, बी विषय वस्तु अथवा अधिगम अनुभवों का संगठन, सी अधिगमकर्ता की बुनियादी क्षमता, डी विषय वस्तु अथवा अनुभव की प्रकृति, ई विषय वस्तु पर महारत। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग आर नॉट रिलेटेड टू कंटेंट? ए रेडीनेस एंड विल पावर, बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सी बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, डी नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ई मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। इसमें आपको ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। यह ध्यान देने वाली बातें है कि नहीं, संबंधित नहीं है, रिलेटेड टू कंटेंट, नॉट रिलेटेड टू कंटेंट, विषय वस्तु से संबंधित नहीं पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में एक एग्ज़ाम फोबिया बना रहता है। इससे बचने के लिए हम सबको सभी पर तत्परता रहना होता है कि कहाँ कहाँ हमें फोकस करना है। तो नहीं को भी ध्यान में रखना है कि नहीं पूछा जा रहा है, हमारा कौन सा नहीं है। तो तत्परता और इच्छा शक्ति यह आपका विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु अधिगम अनुभवों का संगठन ये आपका है। अधिगमकर्ता की बुनियादी क्षमता, इससे कोई महत्व नहीं है। विषय वस्तु अथवा अनुभव की प्रकृति ये भी आपका है। विषय वस्तु पर महारत, विषय वस्तु पर महारत से यहाँ आपका विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। महारत है, आपको मास्टरी है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि विषय वस्तु कंटेंट से, कंटेंट तो हमारा ई भी हो जाएगा, यानी A, C और E। A, C और E जो है ये आपका नहीं है, जो आ रहा है ऑप्शन डी की ओर, ऑप्शन डी की ओर, ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा सही उत्तर का मिलान A, C एंड E। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी अनुपस्थिता संबंधी व्यवहार को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें बच्चे अपने माता पिता की पूर्वानुमति के बिना जानबूझकर कक्ष अथवा विद्यालय की कक्षा से बाहर की गतिविधियों से अनुपस्थित रहते हैं? ए छल करना, बी नखरे करना, सी झूठ बोलना, डी पलायनशीलता। दी absenteeism related behavior in which children willingly make themselves absent from the classroom activities of the school without the prior permission of their parents is called as cheating, tantrums, lying, truancy। इसमें ABCD से सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा कौन सा सही होगा। जानबूझकर नखरा मार करके बच्चे बिना माता पिता से कहे अपने वर्ग कक्ष से बाहर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यही आपका सवाल है। तो यहाँ हो जाएगा आपका पलायनशीलता। छल भी नहीं है, नखरा भी नहीं है, झूठ भी नहीं बोल रहा है, यहाँ आपका है ट्रुएंसी। एक सीधी सी बात है, ट्रुएंसी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखें प्रश्न की ओर, उत्तर का मिला, ये रहा हमारा सही विकल्प डी, ट्रुएंसी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, लघु अवधि स्मृति में संवेदी सूचना को उसी रूप आकार में संरक्षित व प्रतिघारित किया जाता है जैसे वह मूल रूप में प्राप्त हुई थी। कथन 2, तात्कालिक स्मृति में संवेदी सूचना विशिष्ट चाक्षक व शब्द प्रभाव प्रतीकों, चिन्हों व शब्दों के रूप में प्रतिघारित किए जाने के लिए कूटकरण की प्रक्रिया के अध्याधीन है। English इसकी है, given below are 2 statements. Statement 1, in short term memory the sensory information is preserved and related in the
form and shape as it was originally received. Statement 2. In immediate memory, sensory information is subject to a process of encoding for being retained in the form of special visual and auditory impressions, symbols, sign and words. ऑप्शंस आपको दिया गया है ABCD। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा सही क्या होगा। प्रश्न है कि लघु अवधि स्मृति में संवेदी सूचना को उसी रूप आकार में संरक्षित और प्रसारित किया जाता है जो मूल रूप में प्राप्त हुई थी। यह कथन गलत है। ये हमारा कथन एक गलत है। दूसरा कथन देखते हैं। तात्कालिक स्मृति में संवेदी सूचना विशिष्ट चाक्षक और शब्द प्रभाव प्रतीकों चिन्हों और शब्दों के रूप में प्रतिनिधित किए जाने के लिए कूटकरण की प्रक्रिया के अध्याधीन है। अध्याधीन है, यह भी कथन आपका गलत है। यानी कथन 2 भी आपका गलत है। ए भी गलत है और 2 भी गलत है, यानी ऑप्शन बी की ओर है। ऑप्शन बी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। सही विकल्प का चयन हुआ, उत्तर का मिलान। ये रहा हमारा सही विकल्प। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अधिगम प्रबंधन प्रणाली के कौन कौन से उदाहरण है? ए कहूट, बी कैनवास, सी कैनवा, डी मूडल, ई पैडलेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS? ए कहूट, कैनवास, कैनवा, मूडल और पैडलेट। इसमें सही का विकल्प का चयन करना है। तो LMS के अंतर्गत आपको कैनवास और मूडल ही आते हैं, जो ऑप्शन ए की ओर है। ऑप्शन ए की ओर है। क्वेश्चन उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही विकल्प ए। सही विकल्प ए, बी एंड डी ओनली। बी एंड डी ओनली। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है। स्वनिर्देशित अधिगम के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रमुख अभिलक्षण है? ए स्व अनुवीक्षण, बी अधिगम का स्वामित्व लेना, सी उपचारात्मक शिक्षण, डी शिक्षक उन्मुखी, ई अधिगम का विस्तार। इंग्लिश है इसकी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग? ए सेल्फ मॉनिटरिंग, बी टॉकिंग ओनरशिप लर्निंग, सी रिमेडियल टीचिंग, डी टीचर ओरिएंटेड, ई एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें आपका स्व अनुवीक्षण सही है, अधिगम का स्वामित्व लेना सही है और अधिगम का विस्तार। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण एवं शिक्षक उन्मुखी शिक्षण, उपचारात्मक और शिक्षक उन्मुखी ये अभिलक्षण नहीं है। शिक्षण उन्मुखी मतलब ये टीचर ओरिएंटेड हो गया, जो स्वनिर्देशित नहीं है, और उपचारात्मक शिक्षण ये दोनों आपको टीचर ओरिएंटेड है, जो हमारा यहाँ पूछ रहा है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के अंतर्गत स्वयं से। यह तो टीचर ओरिएंटेड, तो ये दोनों कथन हमारा नहीं होगा। ए, बी और ई। ए, बी और ई जो ऑप्शन आपको बी की ओर है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर बी, ए, बी एंड ई ओनली। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। किसी क्षेत्र में विद्यार्थियों के कार्यों का संकलन जिसमें वृद्धि, आत्मचिंतन और उपलब्धि प्रदर्शित होती है उसे कहा जाता है? ए सकारात्मक व्यवहार, बी व्यक्तिगत विकास, सी उपाख्यानात्मक अभिलेख और डी पोर्टफोलियो पत्रधान। इंग्लिश इसकी है। ए कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया शोइंग ग्रोथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव प्रैक्टिस, बी पर्सनल डेवलपमेंट, सी एनेक्डोटल रिकॉर्ड, डी पोर्टफोलियो। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा सही विकल्प क्या होगा। यह आपका आत्मचिंतन एवं उपलब्धि पर छात्रों का संकलन कौन करता है? तो टीचर द्वारा होता है, वह पोर्टफोलियो के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत? पोर्टफोलियो। तो हमारा सही विकल्प होगा डी। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए।
ये रहा हमारा सही उत्तर, पोर्टफोलियोज, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है, अधिगम के द्वितीयक नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए बहुप्रत्युत्तर का नियम, बी सहचारी स्थानांतरण का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी अनुरूपता का नियम, ई अभ्यास का नियम। इंग्लिश है, Which of the following are the secondary laws of learning? Law of multiple response, B law of associative shifting, C law of effect, D law of conformity, E है law of exercise। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि द्वितीय नियम कौन कौन से हैं, द्वितीय नियम कौन कौन से हैं। इफेक्ट, इफेक्ट जो है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता, रेडीनेस। ये जो है आपका प्राइमरी के अंतर्गत है, ये है आपका प्राइमरी लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग। और इसके बाद जो आपका बच जा रहा है वो हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। तो बहुप्रत्युत्तर का नियम ये आपका सेकेंडरी, सहचारी सेकेंडरी और अनुरूपता का सेकेंडरी, यानी हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए, बी और डी, जो ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा हमारा सही उत्तर बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर पर, मिस्टर किम अपने विद्यार्थियों के लिए संजीव लाइव मतदान एवं प्रतिपुष्टि के लिए एक उपकरण बनाना चाहता है। इस हेतु निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? ए मेंटोमीटर, बी स्क्रीन कास्टोमेटिक, सी पैडलेट, डी पोली एवरीवेयर और ई बुक क्रिएटर। इंग्लिश है, मिस्टर किम वांट टू क्रिएट लाइव polling and feedback tool for his student in this context. Which of the following would be most suitable? A mentimeter, B screen cosmetic, C padlet, D poly everywhere, E book creator। तो इसमें आपको ABCD में सही का चयन करना है कि कौन कौन सा लाइव के लिए हमें उपयुक्त होगा, यानी ऑनलाइन लाभ, ऑनलाइन ऑफलाइन को इसको हटा देना होगा, बाद बाकी ऑनलाइन पुष्टि प्रतिपुष्टि भी होनी चाहिए उसमें। 8 का मेंटोमीटर, मेंटोमीटर और पोली एवरीवेयर, मेंटोमीटर और पोली एवरीवेयर आपका सही होगा। तो ये आपको ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर। बी में है आपका ए और डी, यानी मेंटोमीटर और पोली एवरीवेयर। तो हमारा सही विकल्प बी। उत्तर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा हमारा सही आंसर ए एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर है, स्व विनियमित अधिगम द्वारा अनुपालित विभिन्न सोपान निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए लक्ष्य निर्धारित करना, बी कार्य का विश्लेषण करना, सी अधिगम को विनियमित करना, डी योजनाओं का आविष्कृत करना, ई युक्तियाँ एवं कार्यनीतियाँ अधिनियमित करना। इंग्लिश है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप फॉलोड बाय द सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग? ए सेटिंग गोल्स, बी एनालाइजिंग द टास्क, सी रेगुलेटिंग लर्निंग, डी डिवाइडिंग प्लान्स, ई इनैक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज। तो ऑप्शन दिया गया है ABCD में, सही विकल्प का चयन करना है। इसमें सोपान में क्या कहा जा रहा है? सोपान, स्टेप कि पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा। कहीं भी ध्यान देंगे जब इसमें आए कि अधिगम द्वारा, तो सबसे पहले एनालाइज किया जाता है। एनालाइज यानी विश्लेषण, जहाँ कहीं भी आपको मिले विश्लेषण तो सबसे पहले उसका करें एनालाइजिंग। तो एनालाइजिंग आपका कहाँ है? पहले बी पर है, पहले बी में है, पहले बी में है। तो बी कहाँ हमारा है? बी ऑप्शन सी में है। क्लियर?
सी में है, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है हमारा सही उत्तर सी, BADEC हमारा सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही विकल्प BADEC ऑप्शन सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। MIDI का मतलब है, MIDI स्टैंड्स फॉर ए मल्टीमीडिया इंटरफेस डाटा इंटरचेंज, बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, सी मल्टी इंटरफेस डाटा, डी मीडिया इंटरचेंज फॉर इंटरफेस। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि क्या होगा। आँख मूंद कर म्यूजिकल, MIDI से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या डिजिटल इंटरफेस, हम लोग लगा देंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। सही विकल्प का चयन हो गया। देख ले उत्तर का मिलान। ये रहा हमारा सही विकल्प बी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्वेश्चन नेक्स्ट। शिक्षण के निम्नलिखित स्तरों में से किसमें उच्चतम चिंतन कौशल क्रम समाविष्ट है? ए स्मरण स्तर, बी बोध स्तर, सी प्रतिवर्त स्तर, डी सभी स्तरों में समान चिंतन कौशल समाविष्ट होते हैं। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। इंग्लिश इसकी है, Which of the following levels of teaching involves the highest order thinking skills? A memory level, B understanding level, C reflective level, D all levels involve similar thinking skills. इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि क्या होगा। बिल्कुल आसान सा है, टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला और सबसे, इसके प्रोपोनेंट को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारा एक क्रमबद्ध ही है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये आपको क्रम से है। और मेमोरी लेवल के स्पॉन्सर्ड है हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग के मॉरिसन और रिफ्लेक्टिव लेवल के हंट, रिफ्लेक्टिव लेवल के हंट। इसको छोटा सा टेक्निक में, जैसे मेमोरी लेवल का है आपका हर्बर्ट, और अंडरस्टैंडिंग का मॉरिसन और आपका अंडरस्टैंडिंग का है हंट। इसको याद करने के लिए छोटा सा टेक्निक, हर्बर्ट मौरी हटावा, हर्बर्ट मौरी हटावा। तो ए पर मेमोरी लेवल, इसको ध्यान में रखेंगे, बी में आपका अंडरस्टैंडिंग और सी में रिफ्लेक्टिव। हर्बर्ट मौरी हटावा, हर्बर्ट मॉरिसन और हंट, ABC ये आपका है। तो ये बढ़ते क्रम में है, मेमोरी, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद रिफ्लेक्टिव। तो पूछा जा रहा है हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके प्रोपोनेंट कौन रहे, तो हंट महोदय रहे, तो हमारा सही विकल्प सी होगा। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही विकल्प ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है, यदि राम एक विशेष विषय में कुछ संकल्पनाओं को समझने में समर्थ नहीं है और वह विषय में सतत रूप से निम्न कार्य निष्पादन कर रहा है, तो उसकी कठिनाइयों का कारण का पता लगाने हेतु कौन सा मूल्यांकन परीक्षण संचालित करना होगा? ए स्थानन मूल्यांकन, बी निदानात्मक मूल्यांकन, सी संकलनात्मक मूल्यांकन, डी निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि ABCD से क्या होगा। जहाँ कहीं भी देखे कठिनाई, डिफिकल्टी लेवल, बस आंख मूंद कर उस पर टिक लगा देना है। चलिए इसकी इंग्लिश देख लिया जाए। If Ram is not able to understand certain concept in a particular subject and is continuously performing poorly in the subject, which evaluation test will have to be conducted to know the cause of his difficulties? Placement evaluation, diagnostic evaluation, summative evaluation और formative evaluation।
इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा, जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए कि डिफ़िकल्टी लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल यानी कठिनाई स्तर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा डायग्नोस्टिक। कठिनाई जब बच्चे के होगा तो उसको क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। जैसे रोगी को डॉक्टर उपचार करता है कि ये जांच वो जांच, उसके बाद दवा लिखता है, वैसे ही शिक्षक जो है बच्चों का जो कमज़ोर छात्र होते हैं उसको डायग्नोस्टिक करते हैं। डायग्नोस्टिक यानी हमारा ऑप्शन बी की ओर है, हमारा ऑप्शन बी की ओर। यहाँ क्या होगा हमारा निदानात्मक, या इसको हिंदी में मिलेगा आपको कहीं कहीं उपचारात्मक, निदानात्मक या उपचारात्मक। ये रहा ऑप्शन बी, सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमारा सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब बढ़े 13 में। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभवों के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समाविष्ट होता है। कथन 2 है, स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन स्मरण होता है और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD से कि कौन विकल्प सही होगा। इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। 13 पर है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व्स encouraging students to think critically and reflect on their learning experience. Statement 2 है, teaching at the memory level involves rote memorization and does not encourage critical thinking. इसमें अब ABCD से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सही होगा कौन गलत होगा। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि मेमोरी लेवल पर, मेमोरी लेवल पर मेमोरी लेवल पर जो है रट्टा मारता है, रोट मेमोराइजेशन, एकदम यह सही बात है। डज नॉट इनकरेज क्रिटिकल, जब बच्चा रटता है यानी छोटे स्तर का है, सबसे निचले स्तर का है, तो वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ है, नॉट बिल्कुल सही है, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ नहीं होगी, नॉट पर भी ध्यान देना है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 सही, स्टेटमेंट 2 सही है। यहाँ ए कह रहा है, टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व्स इनकरेजिंग स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली। अंडरस्टैंडिंग पर क्रिटिकली नहीं है, रिफ्लेक्टिंग पर यहाँ के ये होगा आपका क्रिटिकली। अंडरस्टैंडिंग में यहाँ तो समझ है, उदाहरण है, तुलनात्मक है, तो हमारा यह कथन एक जो है यह गलत है, एक गलत है और दूसरा सही है, जो ऑप्शन आपको डी की ओर जा रहा है, ऑप्शन डी की ओर आ रहा है। सही उत्तर का मिलान हम सब कर लें। ये हमारा सही उत्तर है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी फटाफट। 14 पर है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 शिक्षा के 3 उपागम और सूची 2 में विषयगत आयाम। अध्यापक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अधिगम केंद्रित, साझा सहभागिता, आरोपित, आत्मनियंत्रण। मात्र 3 आपको दिए गए हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट हो जाएगा। इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1, अप्रोच ऑफ एजुकेशन। लिस्ट 2, डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, लर्निंग सेंटर्ड, शेयर्ड पार्टिसिपेटरी, इम्पोज्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड। इसमें आपका सही विकल्प क्या होगा, यही चुनना है। तो टीचर सेंटर्ड, टीचर यानी शिक्षा, तो इम्पोज्ड यहाँ क्या हो जाएगा आपका इम्पोज्ड। लर्नर सेंटर्ड, ABCD ऐसे समझ लें, A B C और इसको मान लिया जाए 1 2 और 3 में, 1 2 3। तो हमारा क्या हो गया, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड यानी शेयर्ड पार्टिसिपेटरी। लर्निंग सेंटर्ड, लर्निंग सेंटर्ड
तो ये हो गया आपका सेल्फ कंट्रोल, ये तो आसानी से हो गया, यानी ए दूसरा और बी पहला, सी तीसरा, 2 1 3, यानी सी की ओर है, ऑप्शन सी। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही विकल्प सी। सही विकल्प सी, A2 B1 C3। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कथन 2 है, लैंगिकता शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है। इसमें आपको ABCD से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही है और कौन गलत है। इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। इंग्लिश है आपको 15 पर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, अ लर्नर कल्चरल बैकग्राउंड हैज नो इम्पैक्ट ऑन हिज हर लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, जेंडर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। इसमें ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? स्टेटमेंट 1 कह रहा है आपको कि अ लर्नर कल्चरल बैकग्राउंड, क्या कह रहा है हमारा? कल्चरल बैकग्राउंड, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है, ये कल्चरल बैकग्राउंड लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पर भी फोकस करना है कि नहीं करता है, तो यह कतई संभव नहीं है। जहाँ दलित बस्ती है, जहाँ बिल्कुल इंटीरियर एरिया है, वहाँ का जो कल्चरल है वह आज भी बैक है। तो यह तो आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन क्वेश्चन में आपका जो स्टेटमेंट है कह रहा है नहीं, तो इसका अर्थ है कि हमारा यह स्टेटमेंट सरासरी गलत है। सरासरी गलत है, यानी यह फॉल्स है। हमारा यह स्टेटमेंट फॉल्स है। यह लर्नर कल्चरल बैकग्राउंड हैज, यदि हैज रहता, इम्पैक्ट ऑन हिज हर लर्निंग एक्सपीरियंस। इसको घुमा फिरा करके भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए हताश नहीं होना है। बिल्कुल पेशेंस से एग्ज़ाम फोबिया को हटा करके एग्ज़ाम NTA को क्रैक करना है। तो हमारा यहाँ हैज नहीं नो कह रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। वही स्टेटमेंट 2 आपको कह रहा है, जेंडर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। एकेडमिक अचीवमेंट प्राप्ति करने के लिए, इसके प्राप्ति करने के लिए जेंडर हमें क्या करेगा? बॉयज है या गर्ल्स है, तो यह प्रेडिक्टर नहीं है। नॉट, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं ला रहा है, यह हमारा कथन सही है। जेंडर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर, यह नहीं है। लिंगात्मक जो है यह वैलिड नहीं है एकेडमिक अचीवमेंट के लिए। ये तो कोई भी प्राप्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है कि फीमेल प्राप्त कर सकती है और मेल नहीं प्राप्त कर सकता है। ये दोनों में कैपेसिटी है, ये दोनों में एबिलिटी है कि इसको हम क्रैक कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 जो है यह गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। जो हमारा सही विकल्प कहाँ जा रहा है? डी की ओर है। सही विकल्प डी की ओर है। बिल्कुल ये हमारा सही विकल्प डी। क्वेश्चन आंसर का सही मिलान कर ले। ये रहा हमारा सही विकल्प डी। सही विकल्प डी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर है। निर्माणात्मक मूल्यांकन की विविध प्रमुख विशेषताएं क्या है?
ए, यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण रणनीतियों के प्रयोग के लिए अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। बी, यह शिक्षार्थियों को अध्ययन में सक्रिय और सतत रूप से संलग्न करने में सहायता करता है। सी, यह शिक्षार्थियों की अध्ययन दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। डी, यह शिक्षार्थियों के समय ग्रेड और प्रमाणन में योगदान करता है। ई, यह शिक्षार्थियों की एक कालावधि में प्राप्त अधिगम का सार प्रस्तुत करता है। ABCD में दिए गए कथनों से सही विकल्प का चयन करना है। इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। व्हाट आर द वेरियस सैलिएंट फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? A, it provides neat feedback to the teachers to use teaching strategy according to the needs of the learners. B, it helps learners to actively and continuously engage in learning. C, it helps in enhancing the learning abilities of the learner. D, it contributes to the overall grading and certificate of the learner. E, it sums up how much a student has learned over a period of time. चूज करना है करेक्ट आंसर का ABCD से कि हमारा सही क्या होगा। इसमें आपका इट प्रोवाइड्स नीड फीडबैक। फॉर्मेटिव में क्या है कि यह वर्ग कक्ष में ही होता है, जो भी कार्य संपादित होता है वह क्लासरूम में ही होता है। तो क्लासरूम में टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इन दोनों में इंटरेक्शन होता है। अंतःक्रिया जब होगी तो बच्चे अपना फीडबैक देते हैं। इससे टीचर को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि बच्चे हमें कहाँ तक पा सकें, हमें कहाँ तक समझ सकें। तो फीडबैक टीचर्स टू यूज टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द नीड टू द ऑफ द लर्नर। यह कथन आपका सही है। ए बिल्कुल सही है। बी कह रहा है इट हेल्प्स लर्नर टू एक्टिवली एंड कंटिन्यूसली इंगेज इन लर्निंग। जब बच्चा इंगेज रहेगा, इंगेज तभी तो हमारा क्लासरूम इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव तो हमारा बी भी सही है। ए सही है, बी सही है। और नेक्स्ट देखिए सी की ओर। इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द लर्निंग। इन्हांस करता है। जब बच्चे इंगेज होंगे, जब फीडबैक देंगे तो उनमें एबिलिटीज बढ़ेगी, यानी सी। डी की ओर देखें। डी हमारा है इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेट। नहीं, ये ग्रेडिंग और सर्टिफिकेट की बात नहीं करता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत। डी हमारा गलत है। ई इट सम्स अप हाउ मच ए स्टूडेंट हैज लर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यह भी हमारा कथन बेनिफिशियरी नहीं है, यानी यह भी इसके अंतर्गत नहीं। ए बी सी, ए बी और सी जो ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान हम सब कर लें। ये रहा हमारा सही आंसर ए बी एंड सी। ए बी एंड सी जो ऑप्शन आपको सी की ओर है, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चन जो जून 23 में पूछे गए थे। एग्जाम फोबिया से बिल्कुल बचना है और जो आत्मसात है, जो हमारे पास जानकारी है, वह पूरे महारत को परीक्षा भवन में उतार देना है पेशेंसली और NTA को क्रैक करना है और हम सबको आगे की ओर मार्ग प्रशस्त करना है। इसलिए हताश नहीं होना है, निरुत्साहित नहीं होना है। हमें बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कि हम क्रैक कर सकते हैं, हम क्रैक कर सकते हैं और करेंगे। यह मानसिकता जब हम में रहेगी तो हम जरूर NTA को क्रैक करेंगे। इस को ध्यान में रख करके ही एग्ज़ाम भवन में हम लोग एग्ज़ाम फोबिया को दूर करेंगे और NTA क्रैक करेंगे। बस वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, हम सब यहीं सेशन को समाप्त करते हैं। अगले सेशन में पुनः अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।